नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग अवध राज्य के पूरे घटनाक्रम को समझेंगे। इस वीडियो में अवध के जितने भी नवाब हुए हैं उनके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उन सभी को जल्दी से हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अवध के जो नवाब थे उनका सबसे पहले आप लोग क्रम देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग विस्तार से बात करते हैं। सादत खां, ये अवध का जो स्वतंत्र राज्य था उसका संस्थापक था। उसके बाद सफदरगंज 1739 से 1754 तक, फिर सुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक, तत्पश्चात आसफुद्दौला 1775 से 1797, वजीर अली 1797 से 1798, सादत अली खां 1798 से 1819, गाजीउद्दीन हैदर अली खां 1819 से 1827 और अंतिम में वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक। ये अवध के नवाबों का क्रम है। क्रम वाइज भी आपको याद रखना है। अब शुरुआत करते हैं। देखिए, अवध पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी तक फैला हुआ एक राज्य था और ये राज्य अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच स्थित था, जिस कारण इसको बफर स्टेट के रूप में जाना जाता था, बफर राज्य के रूप में जाना जाता था। अवध ने अंग्रेजी साम्राज्य को काफी पोषण उनका करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रकार से कहें तो एक धाय की भूमिका निभाई अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां था। सादत खां ने फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया। सादत खां ने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। फलस्वरूप मोहम्मद शाह ने उसे सप्त हजारी मनसब दिया और बुरहानुल मुल्क की उपाधि भी दी थी। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने योग्य बात है कि सादत खां को बुरहानुल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह ने, जो कि मुगल उत्तरवर्ती मुगल काल में हम लोगों ने पढ़ा था, एक शासक था जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता था। और मोहम्मद शाह के ही काल में जो सैयद बंधुओं की हत्या की गई थी, उस षड्यंत्र में सादत खां ने भी भाग लिया था। अभी आरओ का जो एग्जाम निरस्त हुआ था उसमें ये एक कथन के रूप में आया भी था। ओके, इसने नादिर शाह के विरुद्ध लड़ाई भी की। हालांकि इसी ने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित भी किया था। वहां पर धन की का लालच देकर कि आप आइए यहाँ पर दिल्ली पर आक्रमण करिए और आपको उसके बदले में लगभग 20 करोड़ रुपए की अपार संपदा मिलेगी। और तब उसके पश्चात नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और वहां से सारा जो कुछ भी था सब लूट कर लेकर गया था। और आक्रमण करने के बाद जब नादिर शाह ने सादत खां को अपने दरबार में पेश होने का आदेश दिया तो इसको सादत खां ने अपना अपमान समझा और वो उनसे मिलने के बजाय उसने 1739 में विष खाकर आत्महत्या कर ली थी। ओके, तो ये है सादत खां की पूरी कहानी। सादत खां के बाद उनका भतीजा और उनका दामाद सफदरजंग ये अगला शासक बना। सफदरजंग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने हिंदू और मुस्लिम के बीच निष्पक्षता की नीति अपनाई। मुस्लिमों को और हिंदुओं को बराबर रूप से इन्होंने देखा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उसकी सरकार में एक बहुत बड़ा पद था, उस पर एक हिंदू मंत्री ही कार्यरत था, महाराजा नवाब राय। ओके, कालांतर में सफदरजंग की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र सुजाउद्दौला ये अगला अवध का नवाब बनता है, अवध का अगला शासक बनता है। सफदरजंग का पुत्र था और बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसने बक्सर के युद्ध में बंगाल के मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय का साथ दिया था। तत्पश्चात बक्सर के युद्ध के बाद ही लॉर्ड क्लाइव ने इसी के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि की थी, जिस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने नवाब से इलाहाबाद और कड़ा ये दोनों जिला लेकर शाह आलम को सौंप दिया था। इसके अलावा पानीपत के तृतीय युद्ध में इसने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था। तो यानी ये बक्सर के युद्ध में भी शामिल था और पानीपत के तृतीय युद्ध में भी शामिल था सुजाउद्दौला। 1773 में एक संधि हुई थी, बनारस की संधि। ये सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग के बीच हुई थी। इंपॉर्टेंट है, इस संधि में क्या हुआ था? इस संधि में इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिए गए थे। पहले जो इलाहाबाद की संधि हुई उसमें इलाहाबाद और कड़ा के जिले नवाब से लेकर मुगल शासक को दे दिए गए थे, शाह आलम को।
और तत्पश्चात जब 1773 में बनारस की संधि हुई तो वही इसी का इलाहाबाद और कड़ा जिला इसी को बेच दिया गया था 50 लाख रुपए में। और रोहेलों के विरुद्ध कंपनी को सहायता का वचन भी दिया गया था। और इसी इसी संधि से प्रेरित होकर शुजाउद्दौला ने 1774 में रोहेलखंड पर आक्रमण किया और वहां के जो सरदार था हाफिज रहमत खां, उसको मारकर रोहेलखंड को अवध में मिला लिया था। कब? 1774 में। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ओके। शुजाउद्दौला के बाद अगला शासक आसफुद्दौला बना। इसके समय की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है कि इसने राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। यानी इसके पहले तक, अब तक राजधानी फैजाबाद थी अवध की, अब राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित हो गई आसफुद्दौला के काल में। इसने फैजाबाद की संधि की 1775 में। वारेन हेस्टिंग और आसफुद्दौला के बीच ये संधि हुई थी। इस संधि से बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। यानी बनारस पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का अधिकार हो गया फैजाबाद की संधि के द्वारा 1775 में। और इस संधि में एक बात और कही गई थी कि जो अवध की दो बेगम थी, एक बहू बेगम जो कि आसफुद्दौला की माता थी और उनकी दादी बुर्रा बेगम, इनके संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी अंग्रेजों की रहेगी, ऐसा इस संधि में वादा किया गया था। लेकिन बाद में वारेन हेस्टिंग ने इस वादे को तोड़ते हुए अपने अधिकारी जॉन मिडिल्टन से बेगमों से दुर्व्यवहार किया और उनसे धन वसूलने का आदेश दिया। ठीक है। जिसके कारण बाद में बर्क द्वारा हेस्टिंग पर इंग्लैंड में महाभियोग भी चलाया गया। और अक्सर हम लोग पढ़ते हैं कि एकमात्र जनरल, गवर्नर जनरल जिस पर महाभियोग चलाया गया था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। क्यों चलाया गया था वो आज हमने आपको बता दिया, इसीलिए चलाया गया था। ठीक है। इसके अलावा आसफुद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण भी कराया था। तो लखनऊ में इमाम बाड़े का निर्माण किसने करवाया था? 1784 में आसफुद्दौला ने मुहर्रम मनाने के लिए। ओके। इसके बाद सादत अली खां अगला अवध का नवाब बना। इसने राजा की उपाधि धारण की। 1801 में इन्होंने वेलेजली से सहायक संधि कर ली और अंग्रेजों को इलाहाबाद दे दिया इस संधि के बदले सादत अली खां ने। ओके। तत्पश्चात गाजीउद्दीन हैदर अली खां शासक बना। इसको हेस्टिंग ने, वारेन हेस्टिंग ने 1815 में बादशाह की उपाधि दी थी गाजीउद्दीन हैदर अली खां को। उसके पश्चात अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब वाजिद अली शाह बना। ये अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब है। देखिए, अवध का अंतिम नवाब अगर देखा जाए तो वो बिरजिस कादिर था, जो कि इसका पुत्र था। लेकिन उस समय वो अंग्रेजों के संरक्षण में पहला नवाब बना था और अवध का अंतिम स्वतंत्र नवाब यही था और यही अंतिम माना भी जाता है सामान्य तौर पर। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप अवध पर लगाया और 1856 में अवध को पूर्ण रूप से अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। ओके। वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम बेगम हजरत महल था, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और पुत्र का नाम बिरजिश कादिर था। संगीत के क्षेत्र में ठुमरी का जन्मदाता वाजिद अली शाह को ही माना जाता है। ओके। तो ये थी पूरी अवध की कहानी। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो कि परीक्षा में इससे प्रश्न खूब पूछा जाता है और इसको अक्सर लोग बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।